त्यागी सर, स्वागत है आपका। सेफ्टी एट वर्कप्लेस भारत में कारखानाओं में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों का सुरक्षा व स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे प्लीज। हाँ मिश्रा जी, ये हमारे देश में इतने सारे एक्ट और रूल हैं जो लोग फैक्ट्री में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए। वैसे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए कोई भी कवरेज नहीं है, लेकिन जो मेन कवरेज है हमारे यहाँ पर वो फैक्ट्रीज और माइंस को लेकर के है। तो फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट, स्टेट फैक्ट्री रूल्स, बॉयलर एक्ट, स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स, गैस सिलेंडर रूल्स, एक्सक्लूसिव एक्ट में सीएनजी एलपीजी के रूल आ गए, और उसके साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो न जाने कितने सारे एक्ट हैं। तो इतने ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं कई दफ़ा तो शायद उनको भी समझ में नहीं आता होगा कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2018 में पार्लियामेंट में एक बिल लाए थे, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्कप्लेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो राइट। ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद से, ये मार्च 2018 में लोकसभा में लेके आया गया था बिल, अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया। फरवरी में लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब ये बिल पर बहस हो रही थी तो हमारे बहुत सारे माननीय सांसदों को इसके ऊपर कुछ एतराज़ था, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। अभी स्टैंडिंग कमेटी से लौट के आया है फरवरी में, वापस लोकसभा में आया है। हम्म। तो ये कब वापस लोकसभा में चर्चा के लिए आ पाएगा अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और जैसा कि बीच बीच में आपने भी सुना होगा, चाइना से जो अमेरिकन और यूरोपियन इंडस्ट्री, जापानी इंडस्ट्री वहाँ से शिफ्ट कर रही है, कोरियन इंडस्ट्री भी शिफ्ट कर रही है वहाँ से। तो भारत सरकार का प्रयास है कि उसको भारत में लाया जाए। हम्म। तो उनको हमारे जो मौजूदा श्रम कानून है उनके ऊपर उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है हमेशा से। तो उनकी कुछ हम्म। डिमांड है कि इसमें कुछ और परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा इनको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। तो हम्म। हो सकता है कि जो कोड अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है 2020 में भी शायद पास ना हो पाए, क्योंकि हमारे संविधान में भी इसका प्रोविजन किया गया और उसको समवर्ती सूची में रखा है कि श्रम से संबंधित कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। फैक्ट्री एक्ट 1948 से हमारे देश में इम्प्लीमेंटेड है। तो जो एम्प्लॉयज या कर्मचारियों के सुरक्षा या उनका स्वास्थ्य सुरक्षा, जो ईएचएस हम कहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की एरिया में, उसका इफेक्टिवनेस नहीं रह गया था जो नया कोड लाया जा रहा है। मिश्रा जी, जो फैक्ट्री एक्ट है हमारे यहाँ पर असल में 1881 से इम्प्लीमेंट हो गया था। समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होते रहे। अमेंडमेंट बहुत दफ़ा इसमें अमेंडमेंट हुआ, और ये 1948 में, क्योंकि इसके लिए 1942 में एक, जब कांग्रेस सरकार थी, अंतरिम सरकारें जब बनी थी आज़ादी से पहले, तो उस समय पर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। उस स्टैंडिंग कमेटी में दो लोग थे, एक अंग्रेज ऑफिसर थे मिस्टर एच.सी. प्रियर, और दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन लोगों ने इस पर बड़ा काम किया, बहुत डिटेल में इसको चेकआउट किया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड तक आते थे सिचुएशन ये बन गई उसके बाद कि शायद अंग्रेजों को लगा कि हमें जाना पड़ेगा, तो वो अपना बिस्तर समेटने में लगे रहे। तो उसमें ये सब चीज़ें पीछे छूट गई। हम्म। 1947 में देश की आज़ादी के बाद इस डॉक्यूमेंट को फिर से उठाया गया। 48 में लोकसभा तो थी नहीं, जो संविधान सभा थी, जो संविधान बना रही थी, उसने इसको 2048 में सितंबर में इसको अप्रूवल दिया। और उसके बाद ये गवर्नर जनरल के पास, तब राष्ट्रपति नहीं थे क्योंकि संविधान नहीं बना था, गवर्नर जनरल ने इसको अपनी अप्रूवल दी, और 1 अप्रैल 2049 से फैक्ट्री एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में गया। हम्म। और इसमें जब ये भोपाल की गैस कांड हुआ जी। तो उस समय ये आवश्यकता महसूस की गई
कि इंडस्ट्री में जो हैजार्डस केमिकल यूज हो रहे हैं उसको तो हमने फैक्ट्री एक्ट में कहीं जगह नहीं दी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन उसको कैसे यूज करेंगे, क्या सेफ्टी बरती जाएगी शॉप फ्लोर के ऊपर कारखाने में, और कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी, उसका कोई प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट में नहीं था। तो 1987 में फैक्ट्री एक्ट में मेजर चेंज आया और उसमें जिम्मेदारी ऑक्यूपायर को दी गई। पहले तो जिम्मेदारी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास थी। मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में बैठे हुए हैं, तो आप किसको लायबल ठहराएंगे? जैसा कि यूनियन कार्बाइड वाले केस में हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सब लोग अपने घर आराम करते रहे, हमारे 20,000 आदमी मर गए यहाँ पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1987 में 1987 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उसमें सेक्शन 4A जोड़ा गया। और सेक्शन 4A जो है वो हैजार्डस केमिकल से संबंधित है। ऑक्यूपायर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल अथॉरिटीज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट जो हैजार्डस केमिकल यूज करेगी या जिनके पास हैजार्डस प्रोसेस होंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वर्कर को देंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो जिस एरिया में वो काम करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ये एक गैस लीक कांड हुआ ना स्टाइरिन वाला विशाखापट्टनम में, तो उसमें भी मैं उसकी रिपोर्टें देख रहा था जो न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला, और न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा दिन तक कवरेज नहीं आया। जहाँ तक मैं उसको समझ पाया, ये फैक्ट्री तो बहुत पुरानी थी। और सेक्शन 4A जो कहता है, सेक्शन 4A कहता है कि जो इंडस्ट्री हैजार्डस केमिकल यूज करेगी वो एक ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करेगी, अपने लोगों को उससे संबंधित सारी सूचनाएं देगी, और जिस एरिया में वो काम करते हैं, जिस लोकेलिटी में उनका कारखाना है, वहाँ के लोगों के लिए एक ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान लोकल अथॉरिटीज बनाएंगी। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट। और वो लोगों बड़ी बात आपने बताया, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने बताया है। लोगों को जागरूक करेंगे और ड्रिल भी कराएंगे उनकी। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे ऐसी कोई ड्रिल वगैरह हुई है। अच्छा, मेरा एक सवाल उसी रिलेटेड था, अभी मैं बल्कि उसके ऊपर पूछने वाला ही था कि जैसे काफी सालों के बाद ये एक खबर जो आया, गैस लीक, विशाखापट्टनम की जो गैस लीक इश्यू रहा, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ही हुआ। तो जब मल्टीनेशनल कंपनीज इतने सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स को एक तरह से वो लोग प्राधान्य देते हैं, तो उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है? पहला। दूसरा, क्या इंडियन इंडस्ट्रीज, जो इंडियन इंडस्ट्रीज होते हैं, क्या वहां पे ऐसा हकीकत में नहीं होता है, या उसका रिपोर्टिंग ही नहीं होता है? ताकि वो तो कभी ऐसा कोई चीज नजर में नहीं आया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज से ऐसा कोई गैस लीक हुआ और इतने लोग अफेक्टेड हुए। ऐसा कोई खास नजर में अभी तक आया नहीं है। और तीसरी बात ये, और तीसरी बात ये है कि जैसे ये आपने कहा मल्टीनेशनल कंपनीज उनका स्टाफ के ऊपर बड़ा केयरिंग रहते हैं, तो क्या वो स्टाफ को केयर कर लेते हैं और सराउंडिंग को छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा उसके ऊपर आप अगर विस्तार से समझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा सबके लिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा मिश्रा जी आपने। इसमें दो तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एक जो एशियन कंट्री से आती हैं और दूसरी जो नॉन एशियन कंट्री से आती है। नॉन एशियन मीन्स अमेरिकन, यूरोपियन। उनके यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। अगर वहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंस होगा तो उनके रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ पर जो उनको लायबिलिटी आएगी वो $1 मिलियन में आती है। एशियन कंट्री में इसके ऊपर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो शायद वो कुछ कमी रहती होगी। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि क्या वो लोग सिर्फ स्टाफ के लिए चिंतित होते हैं और जो श्रमिक है उसको छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने किसी अपने प्रोग्राम में बताया था, अगर आग लगेगी तो वो सीओ को, सीएफओ को नहीं छोड़ देगी, वर्कर को पकड़ लेगी, या फैक्ट्री मैनेजर छूट जाएगा, प्लांट मैनेजर छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो गैस लीक होगी तो वहाँ पर सराउंडिंग में जो भी है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या हाउसकीपर कोई है, या कोई एक कैजुअल लेबर है या कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उस गैस लीकेज के चपेटे में तो सब आए। तो ये तो शायद कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो मैं न्यूज़पेपर से पढ़ रहा था
लॉकडाउन की वजह से वो शायद टेम्परेचर जो उनको 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे मेंटेन करना था, वहां पर शायद कुछ कमी लगी, मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू ऐसा मालूम पड़ा। जबकि उनको 45 कर्मचारियों को लॉकडाउन के पीरियड में भी कारखाने में आने की परमिशन थी उनके पास। तो ये कुछ मामला ऑपरेटर के लेवल पे कहीं गलती हुई है, टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं हुआ। अगर ऑपरेटर के लेवल पर मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है, तो ये सुपरवाइजर और इंजीनियर्स जो वहां पर ड्यूटी पे जरूर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ श्रमिकों के भरोसे छोड़ दिया होगा मैनेजमेंट ने, उनके लेवल पे भी कहीं ना कहीं कोई भूल चूक हो गई है। या कई दफे क्या होता है ना, हम किसी काम को लगातार बहुत सालों से बड़ा सुरक्षित तरीके से करते चले आ रहे हैं, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है, अरे कुछ नहीं होगा, मैं 20 साल से इसको कर रहा हूँ यार, तो चला पंप ऑन कर, लिक्विड ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली स्टायरीन जो है लिक्विड है, जब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर जाने लगेगा तो वो उसका एवेपोरेशन बड़ा फास्ट हो जाएगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक वहां पे शायद लगता है हुई है। जैसे कि आपने अगर भोपाल केस को ठीक से पढ़ा हो, तो उसके टैंक में जो सेफ्टी वाल्व लगा था, उसका प्रिवेंटिव कभी हो ही नहीं रहा था किसी को। और ना वहाँ के जो वर्कमैन जो काम करते हैं उनको भी उसके बारे में नहीं मालूम था कि अगर ये गैस लीक करेगी तो ये तो साइनाइड है, जो इसमें जो इनहेल करेगा मर जाएगा। तो ये चीजें कमी रही है। और ये इसमें मैं सिर्फ कारखाना प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट है या वर्कमैन है या इंजीनियर है, उनकी गलती नहीं, इसमें जो वहाँ की लोकल डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट, ये उसके लेवल पे भी कहीं ना कहीं मिशाई चूक हुई है। अगर इस तरह का हाईली हैजार्डस केमिकल वहाँ पे यूज होता है तो उनके लेवल पर भी स्ट्रांग मॉनिटरिंग की जरूरत है, खास तौर से ऐसी सिचुएशन में जब लॉकडाउन चल रहा है और वहां पर सिर्फ कुछ कर्मचारियों को इसलिए छोड़ा गया है कि सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। अगर ऐसा हो तो फिर पुलिस की कहीं जरूरत नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट की कहीं जरूरत नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन तो कुछ होता नहीं है भाई साहब। आर्मी जो मैं इंडियन आर्मी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड में वेल डिसिप्लिन आर्मी में काउंट होती है। तो लेयर ऑफ ऑफिसर्स है वहां भी, लांस नायक नॉन कमीशन ऑफिसर हो जाता है जो एक प्लाटून को हैंडल करता है, वहां से लेके जनरल तक एक पूरा लेयर है ऑफिसर्स की। वो इसीलिए है सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को डिसिप्लिन वे में चलाने के लिए। तो हम ये एक बड़ा विचार आजकल ये बड़ी जल्दी आता है सबके, खासतौर से मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजमेंट के दिमाग में, कॉस्ट कट करना है। कॉस्ट कट करने के लिए वो हर दूसरे, आप भी इतने साल से इंडस्ट्रियल सेक्टर में डील करते हैं, आपको भी मालूम होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में और लोग भी होंगे, यार मैन पावर कट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो कट होता है वो स्टाफ में आता है। राइट। जबकि स्टाफ जो है ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। मैं एक संगठन में काम करता था, वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हिंदुस्तानी थे, उनका ये कहना था कि स्टाफ जो है संगठन की बैकबोन है, बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, उनको ट्रेन करके कारखाना चलता रहेगा। अगर स्टाफ हमारा सुदृढ़ रहेगा, वेल मैनेज रहेगा, तो हम किसी भी परिस्थिति को बस बड़ी आसानी से, किसी भी चुनौती का बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल में मालूम नहीं क्या उनको ये लगता है, क्या सबसे पहले वो स्टाफ को कट करते हैं, जबकि शॉप फ्लोर के ऊपर जो सिस्टम को मैनेज करने वाली आपके पास में बॉडी है, जो मैकेनिज्म आपके पास है, उस मैकेनिज्म को ड्राइव देने वाला जो ड्राइवर है वो आपका शॉप फ्लोर का स्टाफ है। उसमें सुपरवाइजर भी आता है, उसमें इंजीनियर भी आता है, उसमें शॉप फ्लोर मैनेजर भी आता है। तो ये लगता है विशाखापट्टनम वाले केस में ऐसा कुछ कहीं पे कोई भूल चूक हो गई। अब गैस एक दफा लीक करना शुरू हुई तो लोगों को मालूम नहीं था अगर लीकेज होगा तो हमको करना क्या है। डूज एंड डोंट्स हमने ना कारखाने में किसी को बताए थे, ना सराउंडिंग में इतनी जो पब्लिक रहती है उसको कभी बताए थे। तो ऑफसेट इमरजेंसी प्लान का जो प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट में और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो दिया गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स में जो दिया गया है, उसका पर्पज ये है कि लोकल अथॉरिटीज जहाँ पर इस तरह के कारखाने हैं एक ऑफसेट इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करेंगे। उसमें जो इस तरह की इंडस्ट्री है, जो इस तरह का केमिकल यूज करते हैं, अगर बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो सराउंडिंग में रहने वाले जो लोग हैं, दूसरे कारखाने में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको भी उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करना क्या है। तो कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी।
वो उनको पहले बताना पड़ेगा। तो ये चूक वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी हुई है। राइट। अच्छा, अब जैसे ये नया कोड आ रहा है, लेबर कोड आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं ये जो नया लेबर कोड जो परिवर्तनकारी साबित होगा? हाँ मिश्रा जी, पुराने जो 13 इस तरह के रूल है जो फैक्ट्री पर एप्लीकेबल है, माइंस पर एप्लीकेबल है, सिनेमा इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल है, जर्नलिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, और कॉन्ट्रैक्टर लेबर के ऊपर है, जो 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 हमारे ट्रकर्स हैं, जो जो सामान ढोने वाली कंपनी है, उनकी लेबर के ऊपर जो एप्लीकेबल है, इन सब के ऊपर इस तरह के 13 जो कानून है उन सबको मर्ज करके इस नए कोड में डाल दिया गया है। परिवर्तनकारी सिद्ध होगा बशर्ते कि सरकार इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूँ। फैक्ट्री एक्ट में एक शेड्यूल नंबर 2 है, उस शेड्यूल को इसमें से हटा दिया गया और उसको छोड़ दिया गया है। जो नया कोड आ रहा है उसमें से शेड्यूल नंबर 2 को हटा दिया गया है। उसमें 116 केमिकल है और हर एक केमिकल के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू निर्धारित की गई है कि मान लीजिए कोई केमिकल है, वो अगर हवा में वहां पर 30 ppm अवेलेबल है तो 8 घंटे अगर आप वहां पे काम करेंगे तो आपके हेल्थ पर उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। अगर वही केमिकल की कंसंट्रेशन हवा में 30 ppm से ज्यादा हो जाती है तो आपके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह के 116 केमिकल 1948 से ये चले आ रहे हैं और बीच बीच में इसमें ये शेड्यूल नंबर 2 4A के आने के बाद से आ गए। लेकिन मिश्रा जी, आपको जान के हैरानी होगी कि कोई भी कारखाना, मैं भारत सरकार के 2-4 बड़े कारखानों की तो बात मैं नहीं कहता, कोई भी किसी भी कारखाने के पास इसको मेजरमेंट करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कारण क्या है कि कंट्री में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट को भी के पास ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है कि वो उसका सैंपलिंग कर सके और उस सैंपल की एनालिसिस कर सके। वो फैक्ट्री एक्ट में मौजूद है। अब वो फैक्ट्री रूल्स में चली जाएगी तो उस रूल बनाने का हमको फायदा क्या हुआ? कि ये सुनिश्चित करना है कि इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है, कोई भी केमिकल की कंसंट्रेशन हवा में जहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके ब्रीदिंग जोन में इतना नहीं आना चाहिए। ये कैसे सुनिश्चित होगा? उसको उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। मेजरमेंट के लिए आपके पास लेबोरेटरी नहीं है। ये काम सिर्फ सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट की जो लैब है उसके पास है, वो मुंबई में है, और जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है एक चेन्नई में है, एक कानपुर में है, एक फरीदाबाद में है। इन 3-4 लेबोरेटरी से भाई साहब क्या होने वाला है? कुछ होगा इनसे? और मैं नहीं समझता कि उनकी लेबोरेटरी फुल फ्लेज काम कर रही होगी। ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया मुझे। मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि जरा उनकी साइटों को देखते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है। जो डीजी फासले एक भारत सरकार का संगठन है, डायरेक्टर जनरल फॉर फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, डीजी फासली, DGFASLI। ये रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है फरीदाबाद, कलकत्ता और कानपुर और चेन्नई के, ये चारों भी उनके अंडर में आते हैं। उनके पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की, मैं टेक्निकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ, क्लरिकल स्टाफ की बात नहीं मैं कर रहा, 40% शॉर्टेज लेके वो काम कर रहे हैं। लगभग आधे लोग, क्योंकि आपके पास हॉलीडेज भी हैं, आपके पास आपने अनलीव का प्रोविजन भी रखा है, आपने कैजुअल लीव का प्रोविजन भी रखा है, वो लोग भी लेंगे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपके 50% आदमी आपके पास अवेलेबल है। उनको लेबर इंस्टीट्यूट भी चलाना है, उनको मॉनिटरिंग भी करनी है, उनको सरकारी कारखानों का ऑडिट भी करना है। कभी संभव है ऐसा इतने बड़े देश के अंदर सिर्फ 4 लेबोरेटरी? तो बड़ी दयनीय स्थिति है मिश्रा जी। आपने हमेशा अखबारों में देखते होंगे कोई एक ESI हॉस्पिटल भी अगर खुलता है तो देश भर के जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं उसमें पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट आता है। अपनी पीठ थपथपाई जाती है कि हमने मजदूरों के लिए, हमने श्रमिकों के लिए इतनी भारी तोप हमने चला दी, एक ESI अस्पताल हमने चला दिया। क्या कभी आपने किसी समाचार पत्र में आपको देखने का मौका मिला कि जो कारखाने में काम करने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने क्या बंदोबस्त किया है? कभी ऐसा समाचार आपके नजरों के सामने से गुजरा? 42 साल मैंने नौकरी की है, मैंने 42 साल में तो कभी कोई ऐसा समाचार देखा नहीं। तो सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है,
सरकारों के स्तर पर, वो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने हमेशा कारखाने को एक, लोगों को उन दो चीजें उनके दिमाग में शायद आती हैं कि कारखाना खुलेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और वर्कर के भले के लिए एएसआई खोल दिया, मिनिमम वेजेस कर दिया, उसको इतना ओवर टाइम मिलेगा, इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए ईमानदारी से जो काम होना चाहिए था वो पेपर में दब के रह गया, वो कभी भी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में गया नहीं। ये सरकारों की लापरवाही और उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों का कारण इसका बना। तो अभी जैसे अगर हम नए कोड के बारे में बात करें तो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, उनका भी इफेक्टिव वर्किंग के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? मिश्रा जी, कोड मैंने पढ़ा पूरा, और 2-3 बार पढ़ के बड़ा मुझे अचंभा हुआ कि इतना अच्छा कोड हमने बनाया है, लेकिन उस कोड से पहले, कोड आपने 2018 में इसको लोकसभा में लेके आ गए, ठीक है, कुछ 2-4 सजेशन होंगे, स्टैंडिंग कमेटी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन करेगी, आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल था, आप कंसर्न डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन करते। फैक्ट्री इंस्पेक्टर, आपने एक इसमें रूल है कि जिस कारखाने में 1000 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एमडी भी इंक्लूड होते हैं और उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी इंक्लूड होता है, यानी उस 4 दीवारी के अंदर अगर 1000 या उससे ज्यादा आदमी है तो वहां पर एक ट्रेंड सेफ्टी ऑफिसर होना आवश्यक है, नंबर 1। दूसरी चीज, चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहें, जिस कारखाने में हैजार्डस प्रोसेस या हैजार्डस केमिकल है, वहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ रेगुलेशन ऑफ 1000 एम्प्लॉय, वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको कह सकते हैं। ओके, दो चीज हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें डीजी फासली की साइट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइट है, उसमें मैं जब देख रहा था, 2016 के बाद कोई डेटा वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो क्या डेटा एनालिसिस होगी और डेटा एनालिसिस के बाद में क्या करेक्टिव एक्शन बनेगा 2020 और 21 के लिए, अगर हम 2016 के डेटा पे काम करेंगे तो वो सबकी मेहनत बेकार है, उसका करना ना होना करना और उसके ऊपर जो एक्शन प्लान बनाना, दोनों समय और धन दोनों की बर्बादी है। वो जो डेटा कहता है कि भारत में 3,07,000 समथिंग इंडस्ट्री है, और मालूम है इसमें से 40,000 इंडस्ट्री ऐसी है जो सेक्शन 4A के अंदर आती है, जो हैजार्डस केमिकल भी यूज करते हैं या हैजार्डस प्रोसेस उनके यहाँ पर है। 40,000 इंडस्ट्री, और उस 40,000 इंडस्ट्री के लिए जो सेफ्टी ऑफिसर हैं वहां पर, वो कुल 4,000 या 4100, यानी बहुत बुरी हालत है। उससे भी बुरी हालत एक बार देखिए, उस साइट का जो उसी साल का जो डेटा कहता है कि 1000 समथिंग फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो सैंक्शनड है, और सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर भारत में अवेलेबल है वो कुल 755 अवेलेबल है। 40,000 इंडस्ट्री है जो हैजार्डस प्रोसेस में है। अगर लेबर इंस्पेक्टर चाहे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर चाहे कि मैं हर एक फैक्ट्री को एक बार भी ऑडिट करके आऊँ एक दिन में, वो साल में एक ही बार होगा इस इंडस्ट्री के लिए, तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके हिस्से में 400 से ज्यादा इंडस्ट्री आती है, जबकि एक्चुअल वर्किंग डेज जो अवेलेबल होते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए वो 200 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो पहले भारत सरकार को, राज्य सरकारों को वाकई में अगर कर्मचारियों की सुरक्षा की और जनता की सुरक्षा की इतनी चिंता है, वाकई वो चाहते हैं कि इसमें ईमानदारी से काम हो, तो पहले जो संबंधित विभाग है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, सरकार कहती है कि जो सेफ्टी ऑफिसर होगा फैक्ट्री के अंदर, उसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने फिक्स की है कि उसको हमारे लेबर इंस्टीट्यूट से जो एडवांस डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, वो पास आउट होना चाहिए। लेकिन अपने ऑफिसर्स के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकता है और मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है। अब ये देखिए, जिस आदमी के ऊपर अपने एरिया में, कारखाने में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला मैटर है उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है, उसके पास में उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी डराने वाली स्थिति। और सबसे बड़ी बात, अब
पुराने फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजन था 1000 एम्प्लॉयज के ऊपर सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। जो आपका जो नया कोड आ रहा है फैक्ट्री कोड, इसमें मिश्रा जी वो जो कर्मचारियों की संख्या जो 1000 थी उसको घटा के आपने 500 कर दिया। ओके। यानी मैं मान लूं कि जितने अभी हैं उतने दुगने हो जाएंगे। वो दुगने करने में आपको कितना समय लगेगा? भारत सरकार के पास में मिश्रा जी 220 या 225 सीट है CLI और RLI के पास एक साल में। इससे ज्यादा स्टूडेंट वहां से पास करके नहीं निकलते हैं। ये 4000 का नंबर मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 साल। इसमें लोग रिटायर भी तो करेंगे ना। ये जो सरकार के पास बहुमूल्य समय था अपनी सब चीजों को जो लूज एंड है उसको टाइटन अप करने का, वो सरकार ने गंवा दिया। Thank you for enlightening on the new labor code, on the existing rules, and so many technicalities. Thank you so much. वेलकम वेलकम।